उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई से हमारे आउटपुट एडिटर बात कर रहे हैं। अभिषेक आड़ा, आइए सुनते हैं। ओवर टू यू अभिषेक। सरकार बनने को 1 साल होने आया है और इस 1 साल में अगर इस पूरी सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हुई है तो वो हुई है इन्वेस्टमेंट समिट की। और इसी इन्वेस्टमेंट समिट जो अब होने जा रही है उसमें अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले जो चुनिंदा लोग हैं जो इस पूरे इन्वेस्टमेंट समिट को किस तरीके से चीजें ठीक हो और किस तरीके से राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो वो जो जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर है उसमें से एक है उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई। वो हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि पिछले 1 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही और इस इन्वेस्टमेंट समिट को वो किस तरीके से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बिश्नोई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, क्या बड़ी उपलब्धियां हैं? सरकार ने जो चीजें डिलीवर की है तो जनता ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, मैं सरकार के 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग जनता के बीच में, जनता के लिए उन्हीं के बिंदुओं को लेकर के सदैव जाते हैं। हमारा जनता से सीधा संवाद रहता है। जनता के बीच में हम जो बिंदु लेकर के गए उन विषयों में से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने लगभग 50% कार्य संपूर्ण किए, जबकि हमारी सरकार से 5 वर्ष के अंदर सारी बातें संपूर्ण करना तय था। फिर भी 1 वर्ष के अंदर आधा वादा किया हुआ पूरा कर लेना, ये खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश आजादी के बाद में लगभग 80 वर्ष संपूर्ण होने और अभी तक राजस्थान का ये 4,90,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट राजस्थान प्रदेश की जनता को आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। और सिर्फ बजट ही पेश नहीं किया, प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को उस बजट का फॉलोअप लेने के लिए नीचे हर जिले तक जाकर के कैसे आगे आने वाले बजट से पूर्व सारा काम जमीन पर उतरे और राजस्थान प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिले, युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिले। क्या क्या उपलब्धियां हैं या क्या क्या जो लक्ष्य हैं वो अभी तक हासिल नहीं किए जा सके हैं जिसकी तरफ आप आगे काम करेंगे? देखिए, अभी हमने सरकार बनने से लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले नहीं सहेगा राजस्थान का एक कार्यक्रम लेकर के हम लोग एक अभियान लेकर के लोगों के बीच में गए। उसमें हमने भ्रष्टाचार से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के, जो गैंगस्टर उनके खिलाफ जो बढ़ते हुए अपराध थे हिंदुस्तान में, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने रिकॉर्ड स्थापित किए, उन सब चीजों का हमने खात्मा करने का वादा जनता से किया। वो सब आदरणीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व लेते ही तुरंत प्रभाव से इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल करी और युवा पीढ़ी को इस चीज का उपहार भी दिया। युवा पीढ़ी का भविष्य कैसे उज्जवल हो, मोदी जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि हमारा देश का युवा अच्छा है, सच्चा है और काबिल है, लेकिन फिर भी 140 करोड़ के देशवासियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने 10 वर्ष पूर्व स्किल डेवलपमेंट युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेकर के आए और उनकी योग्यता अनुरूप उनको रोजगार और स्वरोजगार कैसे प्राप्त हो सके एक नई दिशा देश को दी। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए आदरणीय भजनलाल जी ने, जो मोदी जी ने आज से 2 वर्ष पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए विकसित भारत का संकल्प लिया, मोदी जी से
सीख लेते हुए आदरणीय भजनलाल जी ने भी विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए 4,90,000 करोड़ का बजट के साथ में प्रथम वर्ष के अंदर ही बहुत ही महत्वाकांक्षी राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान का विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए प्रथम वर्ष के अंदर किस तरीके से एक वर्ष संपूर्ण हो उससे पहले इसको जमीन पर उतारा। आज राज इन्वेस्ट पोर्टल के मार्फत हर जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के विदेश की धरती तक कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ सके, इस चीज के ऊपर आदरणीय भजनलाल जी ने, उनकी पूरी टीम ने, राज्यवर्धन जी ने, सभी दोनों उप मुख्यमंत्री ने, सभी अधिकारियों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम भी किया। और अब वो दिन आने वाला है कि 9, 10, 11 को समिट के लिए बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आने वाले हैं। सरकारें जरूर, ठीक बात है, काम आप कह रहे हैं काम कर रही है, ऐसा आपका दावा है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली आपके डिपार्टमेंट की बात करूं, उद्योग, कॉमर्स, पॉलिसी मेकिंग, स्पोर्ट्स, ये आपके डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट्स की उपलब्धियों पर अगर हम पिन पॉइंटेडली बात करें तो एक साल में क्या खोया, क्या पाया? देखिए, आपने कल ही देखा होगा कि 9 नई नीतियां, पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो 9 बड़ी नीतियां बजट के अंदर, नई पॉलिसी की घोषणा भी करी गई थी। उद्योगों के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, राइजिंग राजस्थान को लेकर के इन्वेस्टमेंट समिट आज तक जो देश आजादी के बाद बनी, और बहुत बड़ी मात्रा में एक बड़ा आकर्षण राजस्थान को लेकर के बना हुआ है। देश की जीडीपी 7.2%, लेकिन राजस्थान प्रदेश की यदि अगर अपन बात करें तो 11% जीडीपी को देखते हुए पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से जो सूर्य का उपहार राजस्थान की धरती को मिला हुआ, सौर ऊर्जा के लिए बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के द्वारा बाड़मेर की पचपदरा की धरती पर जो रिफाइनरी का शिलान्यास आपने शुभारंभ किया था, मार्च 25 में रिफाइनरी तैयार होगी। पेट्रोलियम केमिकल से जुड़े हुए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट राजस्थान की धरती पर आने वाले हैं। मोदी जी की विकसित भारत का जो एक संकल्प लेते हुए उन्होंने 2 लंबे हाईवे जो राजस्थान की 2 लंबे हाईवे, मैं उद्योग से जुड़े हुए बात, ये उद्योग क्यों आ रहे हैं उसी के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। 2 लंबे हाईवे, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला जामनगर, पचपदरा, अमृतसर, ये जो 2 बड़े हाईवे दिए। इन बड़े हाईवे का जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को देखते हुए जो एक उन्होंने ज्योग्राफिक फायदा आने वाले इन उद्योगपतियों के लिए जो एक स्ट्रेटेजी तैयार हुई है, ये एक बहुत बड़ा उपहार उद्योगपतियों के लिए भी है, देशवासियों के लिए भी है, राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए भी है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये पहली बार होने वाला है कि जो एमओयू है वो जमीन पर उतरेंगे। ये उद्योग को लेकर के बात है। स्किल डेवलपमेंट भी एक हमारा जो दायित्व है, स्किल डेवलपमेंट के विषय को लेकर के भी बहुत बड़ी एक घोषणा आने वाले कुछ ही दिनों में आदरणीय भजनलाल जी कुछ युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए, कुछ लाखों युवाओं को विदेश की धरती पर कैसे अपना स्किल्ड व्यक्ति को स्किल करके विदेश की धरती पर उसको उसकी प्रतिभा अनुसार काम उपलब्ध हो सके, उसको अपना कार्य मिल सके, ये बहुत बड़ी एक घोषणा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी करने वाले हैं। आपने भी कहा कि ये सारे जो एमओयूज हैं वो धरातल पर उतरने वाले हैं, तो हमने ये पिछले सरकारों में देखा है, ये अनुभव रहा है जनता का कि एमओयू तो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाते, और इस वजह से पिछली सरकारें आलोचनाएं भी झेलती रही हैं। इस जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उसमें आप कितने आश्वस्त हैं कि ये सारे जो एमओयू हैं वो धरातल पर उतरेंगे? क्या रणनीति है उसके लिए? देखिए, पहली बार ये देश आजादी के बाद का मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 प्रशिक्षु आईएएसओं को उद्योग मंत्रालय के अंदर लगाया गया है। 18 सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों को अलग अलग देशों के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। एक सिंगल विंडो की तरह वो काम करेंगे। उन आईएएस अधिकारियों को बाहर से आने वाले निवेश के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक विभाग से किस तरीके से उस काम को नीचे जमीन पर उतारा जा सके। राज इन्वेस्ट जो पोर्टल है, कुछ निवेशक तो मेरे को ये बोलना भी शुरू हो गए कि हमारे पास टेलीफोन आने चालू हुए, आपका बिजली का कनेक्शन कैसे होगा, जमीन का क्या, हर चीज के लिए ऑटोमेटिक ये काम शुरू हो चुके हैं जमीन के ऊपर। इन कामों के लिए अधिकारियों का बहुत अच्छा, कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर व्यापारियों को, आने वाले निवेशकों को मिल रहा है। ये पहली बार एक नवाचार आदरणीय भजनलाल जी की दूरगामी सोच थी, उन्होंने इस चीज को संभव किया और जमीन पर उतारा। ऐसा बताया जा रहा है कि खाड़ी देशों से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उसके पीछे आपका व्यापारिक कौशल भी काम कर रहा था। देखिए, जरूर लंबे समय से व्यापार के अंदर मेरा भी एक लंबा अनुभव इसमें रहा है।
और संबंध भी रहे हैं, तो जरूर वहां से किस तरीके से इन निवेशकों को राजस्थान प्रदेश में यहाँ पर जो आज मोदी जी अक्सर कहा करते हैं यही समय है, सही समय है, उसका एहसास कराते हुए उनको यहाँ पर राजस्थान के प्रदेश में 140 करोड़ के देश का एक जो सुनहरा उनको एक अवसर व्यापार के रूप में प्राप्त हो सके, वो उनको संज्ञान में लाते हुए कैसे उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए उनको आकर्षित करने का हमने पूरा अच्छा सफल प्रयास किया है। मैं फिर वही एक बार आपसे सवाल दोहराऊंगा कि ये जितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, आपकी क्या रणनीति है इनको धरातल पर उतारने की, कि जो अनुभव पिछला रहा था, पिछली सरकारों का रहा था, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वैसा अनुभव न रहे इस बार? क्योंकि इस बार जो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एमओयूज इस बार हो रहे हैं। मैंने आपको अभी मैं आपका वापस ध्यान चाहूंगा, मैंने आपको मोदी जी को धन्यवाद देते हुए 2 लंबे हाईवे, रिफाइनरी, सोलर में भी आगे ट्रांसमिशन का काम, डोमेस्टिक गैस सप्लाई का काम चालू हो चुका है। आगे आने वाले समय में इंडस्ट्रियल गैस, वो भी आने वाले समय में एक अलग नजारा उद्योगों के लिए पेश करने वाला है। चित्तौड़ के अंदर उसकी सप्लाई का एक उदाहरण भी पेश हो चुका है, ग्लास फैक्ट्री को। तो आने वाले समय में हमारी राजस्थान प्रदेश, जो कि मिनरल रिच धरती धन यहाँ पर सबसे ज्यादा उपलब्ध है, अपना मिनरल अभी दूसरे राज्यों के अंदर जाकर के टाइल उद्योगों के अंदर लग रहा है, तो वो सब भी यहाँ पर नए नए उद्योग आने वाले हैं। एनसीआर जो एनजीटी की गाइडलाइन बोलो, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों को ध्यान में रखते हुए, अब क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने उस हाईवे का जिसका जिक्र किया, वहां से भी खूब बड़ी संख्या के अंदर उद्योग यहाँ पर राजस्थान की धरती में आने वाले हैं। और बड़े बड़े निवेशक जो आज से पहले इस चीज को शायद उन्होंने सही समय नहीं समझा होगा, तब वो नहीं आए, लेकिन अब राजस्थान प्रदेश विश्व के अंदर हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में से एक राज्य बनने वाला है। चाहे वो विदेशी मुद्रा का अर्जन आप देखेंगे, चाहे वो अधिक से अधिक उद्योगों के ऊपर यहाँ पर निवेश देखेंगे, चाहे आप सौर ऊर्जा का, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 27 तक जीरो खरीद, हम सेल्फ जनरेशन वाले स्टेट बनने वाले हैं। खेलों के अंदर भी कुछ नए नए बड़े, आपको बहुत ही जल्द कुछ एमओयू साइन होने के बाद में कुछ नए बड़े, एक समय था जब आपने राजस्थान की धरती से आईपीएल जैसा खेल की एक शुरुआत आपने देखी, शायद और भी कुछ ऐसे खेल जो विश्व विख्यात हैं, उनकी शुरुआत भी शायद राजस्थान प्रदेश की धरती से आपको देखने को मिले। कुछ नई चीजें, हम नए नए नवाचार हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आईपीएल दुनिया भर की टॉप 10 लीग्स में से आ चुकी है, उसमें से एक लीग है। अगर आपने स्पोर्ट्स की बात की, उससे पहले मैं आपको एक बीच में सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आपने एनजीटी की बात की, तो एनजीटी की गाइडलाइंस हमने राजस्थान में देखा है कि जो उद्योग हैं और जो उद्योगों के जो बड़े सेंटर्स हैं, वहां पर एनजीटी की गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाती है। तो जो नए उद्योग आ रहे हैं, क्या उस पर यह आश्वस्त किया जा सकता है कि वो, और अब जो पुराने लगे हुए हैं, वो सारे एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के अनुरूप काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी नियमों के अंदर समझौता नहीं करती है। संबंधित विभाग, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या और भी कोई उद्योगों से जुड़े हुए नियमों की चर्चा है, उस पर पूरा गाइडलाइन को फॉलो करके ही इन उद्योगों को कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए क्या क्या, चाहे वो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी हुई बात है, किस तरीके से कितना एमएलडी को कैसे कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सारे कदम, अभी विधान बजट घोषणा के अंदर भी हमने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। बालोतरा के अंदर हम उसका नया विस्तार कर रहे हैं, पाली के अंदर भी कर रहे हैं, तो पूरा इस एक एक चीज पर ध्यान रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे पाली की बांडी नदी, बालोतरा की लूणी नदी, भीलवाड़ा के पास की नदियां, उनका तो पॉल्यूशन के मारे बहुत बुरा हाल है। एक समय रहा होगा, उस समय बिल्कुल किसानों की, हाँ बिल्कुल एक समय रहा होगा जब इसकी इन गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा गया हो, तब से ये व्यवस्था बिगड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे जब से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भैरू सिंह जी से लेकर के वसुंधरा राजे जी से लेकर के अब भजन लाल जी की जो भारतीय जनता पार्टी की जब जब यहाँ पर सरकार आई है, उस समय ही इन नियमों को कैसे कठोर तरीके से इसको लागू किया जा सके, ये काम सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए। चाहे आदरणीय वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी एक बहुत ही अति महत्वाकांक्षी एक आम आदमी के जीवन को सफल बनाने वाली योजना रही है। वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड,
तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है तब तब कुछ ना कुछ बड़ा नवाचार हुआ है। चाहे आपने अभी इस राइजिंग राजस्थान की बात करें, आदरणीय वसुंधरा राजे जी के समय में निमराना में जो जापानीज, तो ये सब नवाचार सदैव, यदि आप पीछे इतिहास के पन्ने उलट करके देखेंगे तो हर अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किया गया है। अच्छा, आपके पास स्पोर्ट्स भी है। अभी आपने कहा कि कोई बड़ी लीग की घोषणा हो सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन हम पिछले साल भर का जब देखते हैं तो स्पोर्ट्स के खाते में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आती सरकार की तरफ से। देखिए, पहली बार बजट के अंदर भी आपको स्पोर्ट्स को लेकर के बड़ी घोषणाएं हुई है, खूब सारे स्टेडियम्स की घोषणाएं हुई है, बहुत सारे नवाचार का प्रयास हमने बजट के अंदर इस बार बहुत अति उत्साहित बजट में कहूंगा कि इस बार पहली बार इतना बड़ा एक बजट के अंदर प्रावधान भी रखा गया। और समय समय पर आप अलग अलग खेलों में जो मेडल राजस्थान की धरती पे, या मैं हिंदुस्तान की धरती भी जोड़ना चाहूंगा, जब से आदरणीय मोदी जी प्रथम बार 2014 के बाद में प्रधानमंत्री बने, 1000 खेलो इंडिया उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर खोले। सिर्फ इधर ही नहीं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी ध्यान में रखा है, वहां पर भी कैसे खेलों का विस्तार किया जा सके। वहां पर भी एक बड़ा भूभाग, जो छूटा हुआ भूभाग था, पहले फौज को भी वहां पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट पहुंचे जाते थे, तो उन्होंने बहुत ही शानदार भारतमाला और सागरमाला, ये दो महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई। अब वहां पर हर बॉर्डर तक एक मोटरसाइकिल भी कैसे जा सके वैसी सुविधाएं वहां पर करने का प्रयास किया गया। एक सबसे लंबा बोगीबिल ब्रिज भी उधर नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बनाया है, जो कि रेलवे और हाईवे एक साथ शामिल एक अनोखा उदाहरण है। बिल्कुल, हमने देखा कि पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो भी नॉर्थ ईस्ट को दी गई थी, लेकिन अगर हम राजस्थान में देखें तो अभी कुछ दिनों पहले खबरें आई कि जो क्रिकेट के जो क्लब्स हैं, अकादमियों में वही लोग शामिल हैं, और जो उन क्लब्स में खेलते हैं खिलाड़ी, भेदभाव के आधार पर उन्हीं का चयन होता रहा है लगातार। अभी ये सुर्खियों में है ये खबरें। देखिए, इन चीजों का भी पूरा हमने नजर भी बना रखी है, ध्यान भी रखा गया है। आईपीएल के यहाँ पर अभी मैच भी अपने जयपुर के स्टेडियम में हमारी सरकार बनने के बाद में हुए हैं, बहुत ही सक्सेसफुल ये सारे कार्यक्रम हुए। तो अलग अलग खेलों के अंदर हम जगह जगह समय समय पर हर चीज पर कैसे उसमें अच्छा नवाचार किया जाए, कैसे उसका ध्यान रखा जाए। फुटबॉल के लिए भी हम लोग अच्छा अभी प्रयास कर रहे हैं। हर तरीके के खेल के अंदर हमारी पूरी नजर है, इसमें बहुत सारे नवाचारों की तरफ आपको हम बहुत ही जल्द, कम समय के अंदर ही खूब अच्छी अच्छी खबरें भी खेल जगत से जुड़ी हुई भी बताने वाले हैं। अच्छा, आप काम कर रहे हैं रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर, इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, सरकार जो आपने कहा कि आगे स्पोर्ट्स पर भी बड़ा ध्यान देने वाली है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार जनमानस में एक ये धारणा बनाने में लगा हुआ है। एक वो उन्होंने शब्द पकड़ा है कि ये पर्ची सरकार है। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरा आरोप ये लगाते हैं कि नीतिगत फैसलों में देरी हो रही है। तो विपक्ष के आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव लोगों के बीच में घोषणा पत्र भी लेके जाती है, जो वादा जनता से करती है उसका एकदम खुलापन जनता के बीच में रखती है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, एक आम आदमी को जो एक विश्वास के साथ लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी को भी तीसरी बार आशीर्वाद देकर के एक प्रधानमंत्री का दायित्व दिया है। प्रदेश के अंदर भी कैसे आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसका सबसे अच्छा उदाहरण इन 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव के नतीजे हैं। विधानसभा सत्र के अंदर हम हमारे विधायक साथियों से, प्रतिपक्ष के साथियों से सुन रहे थे कि जनता आपका इंतजार कर रही है, तो जनता तो बिल्कुल इंतजार तो कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे किए हुए कार्यों का इंतजार हो रहा था। वो उन्होंने इन 5 सीटों पे बहुत ही शानदार जीत देकर के, और वो छठी सीट भी बिल्कुल 2200 वोटों से ही हम लोग रह गए। तो एक शानदार जनता ने जो आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को एक शाबाशी दी उन्होंने कि आप एक अच्छी दिशा में आप काम कर रहे हो, ये खुद में एक प्रमाण है। इस प्रथम वर्ष जो हमारा सरकार का जो पूर्ण होने वाला है, जनता ने हमें इस प्रथम वर्ष पूर्ण होने से पहले, इस राइजिंग राजस्थान को लाने से पहले, ये हमको एक जनता का सीधा सरकार की नीतियों पर जनता ने मोहर लगा दी एक तरीके से। तो एक मैं और चीज कहूंगा, विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि साहब एक जो विधायक हैं वो, एक जो मंत्री हैं वो एक पैरेलल सरकार बना रहे हैं, और
दो पावर सेंटर होने की बात जो है वो एक विपक्ष धारणा बनवा रहा है पूरी आम जनता में। देखिए, विपक्ष को अब बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है, तो उन्हें कुछ तो कहना ही है, तो उनको भी अपना काम करने देना चाहिए। अपने को शायद इतनी ज्यादा चिंता भी इस विषय को लेकर के नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है जो सीधे, कुछ युवा अभी हमने देखा कि आपका नाम लेके टंकी पे चढ़ गए, तो ये वाकई कोई उन अभ्यर्थी रहे उन युवाओं की बड़ी पीड़ा थी या इसके पीछे कोई सियासी साजिश थी आपके लिए? देखिए, ये भी आप लोगों का दिन का विषय है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, सरकार बनते ही 3 विषय पर तुरंत काम किया गया था। वो है पेपर लीक, भ्रष्टाचार और एंटी गैंगस्टर स्क्वाड। ये तीनों महकमे सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, उनकी मॉनिटरिंग में, उनके निर्देशन से ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ही अनुशासित कार्यकर्ता होता है। हम लोग संगठन के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करता है। और जो प्रदेश स्तर से जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके खिलाफ कभी भी कोई मंत्री और एमएलए कभी भी नहीं जा सकता है। इस चीज का भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल तक बैठे हुए कार्यकर्ता को भी खुलासा है, आप लोगों को भी खुलासा है। अब लेकिन फिर भी विपक्ष को यदि कुछ ऐसा लगता हो तो वापस विपक्ष जाने, उसका हम तो अब इसमें क्या आपको जवाब दें। नहीं, यानी आप कुल मिला के सियासी साजिश वाली टंकी वाली बात को तो आप टाल गए, लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि जिस तरीके से ये पूरा रिसर्जेंट राजस्थान जो आप पूरे 1 साल तक लगे रहे हैं, इस रिसर्जेंट राजस्थान के होने के बाद में आपका कद बढ़ने, आपका सियासी कद बढ़ने की भी संभावनाएं बताई जा रही है, चर्चा ये भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ काम करते रहना चाहिए, अपने दायित्व जो भी मिले उसका निर्वहन करना चाहिए। हम लोग कभी भी इस चीज के लिए हमको कभी भी कोई हमारे शीर्ष नेतृत्व से ऐसी कभी भी हमको सीख नहीं दी गई, हमको ऐसी कोई कार्यशाला के अंदर सिखाया नहीं गया। सिर्फ अपना काम करते रहिए, जो होना है वो अपने आप होता रहता है। सिर्फ जो दायित्व जिस समय मिले उस दायित्व का आपको निर्वहन करना, अच्छे से करना। इसके अलावा हम लोग ज्यादा ये जो जुगाड़ का काम या इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता है। आपने अभी विधानसभा उपचुनाव की बात की जिसमें आपने कहा कि जनता ने एक तरह से मोहर लगा दी है बीजेपी सरकार की नीतियों पर। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें, इन 7 सीटों में से जो मानी जा रही थी, वो खींवसर मानी जा रही थी। 1.5 दशक से ज्यादा का एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार का कब्जा था उस सीट पे, और आपको एक बड़े की रोल में वहां पर भेजा गया था। और खींवसर की सीट 1.5 दशक बाद में आप लोगों ने वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उसमें आपका जो रोल था उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं आप? देखिए, हमारे लिए 7 ही सीट महत्वपूर्ण थी। हमको 5 पर आशीर्वाद मिला, 6ठी के ऊपर थोड़ा कम दूरी पर हम रहे। 7वीं में भी पहले वो 71,000 से जीती, इस बार वो 20-22 पर आके रुक गई। वहां पर भी 50,000 वोटों का अंतर हमने तोड़ा है 84 वाली विधानसभा पर। और सिर्फ खींवसर ही नहीं, 2008 से झुंझुनू सीट भी लगातार जीतती आ रही थी और खींवसर भी 2008 से थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में खींवसर में अलग अलग बूथों पर, अलग अलग गांवों में मेरे को भी दायित्व दिया गया, कार्य किया और जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद भी दिया। रेवत राम जी डांगा जैसे एक साधारण व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता भाव से जो काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने चयन करके भेजा। ये एक व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा कदम भी है, एक नवाचार भी है। खींवसर की जनता ने इस दिशा के अंदर सोचा है तो जरूर वहां पर बहुत कुछ बड़ा खींवसर की जनता को भी मिलने वाला है। जरूर वहां पर हम लोग चुनाव में थे तो एक बड़ा हिस्सा विधानसभा के अंदर पक्ष का बैठता है, एक छोटा हिस्सा विपक्ष का बैठता है। बीच में एक पतली सी गली भी थी, तो हमने लोगों से पूछा भी था कि खींवसर तो बड़े हिस्से में बैठना चाहिए या पतली गली में बैठना चाहिए। तो लोगों ने बड़े हिस्से को समर्थन देकर के और रेवत राम डांगा जी को पक्ष की तरफ जिता करके भेजा। उनका स्वागत भी है और आने वाले समय में खींवसर की जनता के लिए हमारी शुभकामनाएं भी है और हम लोग जो भी हमसे बन पड़ेगा सेवा के लिए तैयार है।
बहुत बहुत शुक्रिया खीवसर की जीत पर आपको बधाई। और दूसरा, रिसर्जेंट राजस्थान के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप पिछले साल भर राइजिंग राजस्थान के लिए बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से साल भर से आप लगे हुए थे, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को बड़ा निवेश हासिल होगा। तो के विश्नोई उद्योग राज्य मंत्री बेहद आशान्वित हैं इस इन्वेस्टमेंट समिट से कि ये इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान की तस्वीर, तकदीर और तदबीर तीनों बदलने का काम करेगी और जल्द ही राजस्थान वैसा नजर आएगा जैसा बीजेपी की ये जो सरकार है वो उसे बनाना चाहती है। जी ऋचा।